दिल्ली में मुख्यमंत्री के चेहरे पर हर दिन सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। कई नाम रेस से आउट हो रहे हैं तो कई नए समीकरणों की चर्चा भी चल रही है। अब सूत्रों का दावा है कि दिल्ली की गद्दी पर किसी पूर्वांचली चेहरे की ताजपोशी होगी, यानी बिहारी फेस। हालांकि कौन सा बिहारी फेस सीएम की रेस में अभी तक बढ़त बनाया है, ये कह पाना जरा मुश्किल है। जबकि दूसरी तरफ सिख फैक्टर साधने के लिए बीजेपी उप मुख्यमंत्री के पद पर किसी पंजाबी चेहरे को बिठा सकती है, जिनमें मनजिंदर सिरसा और अरविंदर लवली जैसे नाम शामिल हैं। वहीं 19 फरवरी को होने वाली विधायक दल की बैठक में इस सस्पेंस से पर्दा हटेगा कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। हालांकि जी न्यूज को सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उस रेस में सबसे आगे जिन चेहरों की खबर दी है, जरा उनके बारे में आपको बता देती हूँ। ये आप देखिए हमारी रिपोर्ट। 8 फरवरी को नतीजे यानी 9 दिन बीत चुके हैं। सियासी पंडित हर चेहरे की कुंडली खंगाल चुके हैं। अब तक वो चेहरा नहीं मिला जिसकी कुंडली में दिल्ली का राजयोग लिखा हो, लेकिन सूत्रों का दावा है कि चेहरा कोई भी हो, फैक्टर क्या होगा ये क्लियर हो चुका है। खबर है कि बीजेपी किसी बिहारी को दिल्ली की गद्दी सौंप सकती है। बिहार चुनाव के मद्देनजर बीजेपी दिल्ली से भोजपुरी समीकरण साधने की कोशिश करेगी, क्योंकि 2025 में ही बिहार विधानसभा के चुनाव है। हालांकि दिल्ली की बात करें तो 70 में से 51 सीटों पर पूर्वांचली वोटर्स का बोलबाला है, जबकि 27 सीटों पर पूर्वांचली ही किसी की हार जीत का फैसला करते हैं। यानी पूर्वांचली फैक्टर दिल्ली की पॉलिटिक्स में बेहद अहम है। वहीं दूसरी तरफ सिख फैक्टर की भी चर्चा है, लेकिन सूत्रों का दावा है कि बीजेपी सिख चेहरे को सत्ता तो नहीं सौंपेगी। हालांकि डिप्टी सीएम के पद पर किसी पंजाबी की ताजपोशी हो सकती है। इस रेस में जो 2 नाम सबसे आगे हैं, उनमें मनजिंदर सिरसा और अरविंद सिंह लवली शामिल हैं। ऐतिहासिक रामलीला मैदान में शाम 4:30 बजे 20 तारीख को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे और उनके साथ साथ में कैबिनेट भी शपथ लेगी, और इसको लेकर के पूरी तैयारियां यहाँ पर चल रही हैं, जिसमें कि टेंट लगाया जा रहा है। ये पूरा का पूरा रामलीला मैदान टेंट से कवर किया जाएगा। हालांकि बिहारी सीएम और सिख डिप्टी सीएम के दावे सही हुए तो कई दूसरे फैक्टर पर बीजेपी को अपनी रणनीति बदलनी पड़ सकती है, क्योंकि अब तक चर्चा में रहे सबसे बड़े चेहरे इन दोनों शर्तों से बाहर के नेता हैं। अब 19 फरवरी को विधायक दल की बैठक में ही इस रहस्य से पर्दा उठेगा कि बीजेपी ने 11 दिन की गणित में कौन से समीकरण साधे। भले ही शपथ की तैयारियां शुरू हो गई हो, पूरे जोरों से आगे बढ़ रही हो, लेकिन 9 दिन बाद भी मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये अभी तक मिस्ट्री बनी हुई है। अब सीएम के चेहरे पर लगातार हो रही देर पर विपक्ष बीजेपी को घेरने के मूड में दिख रहा है। हम आपको बता दें कि कार्यवाहक मुख्यमंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी के 48 विधायकों में कोई भी सरकार चलाने योग्य नहीं है, और इसीलिए 9 दिन बाद भी बीजेपी मुख्यमंत्री के पद पर कोई फैसला नहीं ले पाई। यानी सरकार बीजेपी को बनानी है, लेकिन परेशान आम आदमी पार्टी दिख रही है। दिल्ली में आपकी परेशानी का आलम पूछिए। चुनाव के वक्त दूल्हा कौन पूछने वाली पार्टी अब पूछ रही है जनाब आपका सीएम कौन, और बीजेपी वाले मन मन मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है 11 दिनों की गणित से दिल्ली में कौन सा समीकरण साधने की तैयारी चल रही है। लेकिन दिल्ली की जनता इंतजार करती रह गई। 9 तारीख, 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, 13 तारीख, 14, 15, 16, 17, आज 10 दिन बीत गए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री पर निर्णय नहीं ले पाई है। बातों में झलक रहा है कि मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर बीजेपी से ज्यादा परेशान तो आम आदमी पार्टी है। कार्यवाहक सीएम आतिशी तो यहाँ तक सवाल कर गए कि बीजेपी के 48 में से एक भी विधायक सीएम बनने के काबिल ही नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने 48 विधायकों में किसी पर भी भरोसा नहीं है। यानी जनता के इम्तिहान में फेल दल अब अव्वल नंबरों के पास बीजेपी पर सवाल उठा रहा है। 48 के 48 विधायकों को नाकाबिल करार दिया जा रहा है। जनादेश के खिलाफ ये बयान हैरान परेशान आम आदमी पार्टी की बेचैनी का प्रमाण है। हालांकि ये भी सच है कि बम्पर बहुमत के बाद दिल्ली में मुख्यमंत्री के सिलेक्शन पर बीजेपी में इतनी टेंशन क्यों है। दिल्ली में मुख्यमंत्री की शपथ से पहले ही बीजेपी ने अपने पहले वादे पर काम करना शुरू कर दिया है। मिशन यमुना की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि ये मिशन यमुना लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि अभी तो दिल्ली में कार्यवाहक सरकार जो है वो आम आदमी पार्टी की है। दावा यह है कि 3 साल में यमुना साफ हो जाएगी, लेकिन कैसे, कौन कौन सी मशीनें इस मिशन में लगी हैं, ये समझिए आप। ये यमुना की सफाई का एक ट्रेलर भर है। महज 9 दिन में यमुना की तस्वीर कितनी बदली, उसकी एक बानगी। वही अधिकारी है, वही दिल्ली है, वही यमुना है, लेकिन तस्वीर अलग है। ट्रैश स्कीमर जो मशीन है वो यहाँ किनारों पर जमा जो गाद है, जो कचरा है, इसको हटाने का काम जो है वो यहाँ पर लगातार कर रही है। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मशीन यहाँ पर काम करने में जुटी है।
यमुना की सफाई की पहली रणनीति है कि नदी से कचरा, मलबा और गाद हटाई जाएगी। दूसरी रणनीति में नजफगढ़ नाला, सप्लीमेंट्री नाला और अन्य सभी प्रमुख नालों की सफाई का काम भी शुरू होगा। पानी की तरफ जो कचरा है, उस कचरे को अपनी तरफ ये मशीन जो है खींचती है और ऐसी मशीनें जो है यमुना में करीब 5 मशीनें जो है वो काम कर रही हैं। जो दूसरी मशीन है उसको जो है उसका काम है गाद को हटाने का। यमुना की सफाई की तीसरी रणनीति भी है। तीसरी रणनीति में मौजूद सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की क्षमता और उत्पादन पर रोजाना निगरानी रखी जाएगी और चौथी रणनीति के तहत नई एसटीपी और डीएसटीपी के निर्माण पर काम शुरू होगा। कुल मिलाकर 2 से 3 साल का टारगेट है। 3 साल का कमिटमेंट है कि यमुना को पूरी तरह साफ कर दिया जाए। यमुना एक तो है कि आपको कुछ दिखे नहीं बहते हुए, लेकिन उससे यमुना साफ नहीं होती जब तक पानी का क्वालिटी ऐसा ना हो जाए कि उसमें कुछ भी ना हो, कोई किसी भी ढंग की केमिकल पदार्थ या गंदगी ना हो। उसमें 2 से 3 साल का वक्त लगना है। यानी बीजेपी ने अपने वादे पर तेजी से काम शुरू कर दिया है। टारगेट मुश्किल लेकिन नामुमकिन नहीं है। देखना होगा यमुना सफाई का अभियान मिशन मोड पर यूं ही चलता रहेगा या वक्त के साथ अभियान की धार कुंद होती जाएगी। महाकुंभ से उत्तर प्रदेश पर भारी धनवर्षा की उम्मीद जताई जा रही है। अब तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस उम्मीद को युवा उद्यमियों के सामने बयां किया है। हम आपको बता दें कि सरकार ये अनुमान लगा रही है कि महाकुंभ में 60 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगाने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने श्रद्धालुओं के समागम से यूपी की जीडीपी को 3.25 लाख करोड़ बूस्ट मिलने की उम्मीद जताई है। यही नहीं, सीएम योगी ने एक उदाहरण देते हुए बताया कि महाकुंभ में एक निवेशक का पैसा महज 14 दिनों में डबल हो गया। यानी महाकुंभ से निकले आस्था के पथ पर चलकर यूपी तरक्की की ओर बढ़ रहा है। आस्था का सम्मान और धर्मपथ से विकास का मार्ग खोजकर योगी ने यूपी को बुलंदियों पर पहुंचाने का जो ख्वाब देखा, वो महाकुंभ के जरिए साकार होता नजर आ रहा है। 60 करोड़ श्रद्धालुओं की डुबकी प्रयागराज ही नहीं बल्कि पूरे यूपी की जीडीपी को नई गति दे रहा है। लाखों लोगों को कार्य मिला है, उनकी आमदनी बढ़ी है और ये आमदनी अल्टीमेटली यूपी की आमदनी के साथ बढ़ने जा रही है। मेरा अनुमान है कि यह संख्या 60 करोड़ तक पहुंचती है तो मान के चलिए कि यूपी की जो इकोनॉमी होगी वह लगभग 3.25 से लेकर 3.5 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त यूपी की जीडीपी में बढ़ोतरी होने वाली है। आस्था का इकोनॉमी एस्पेक्ट अब उत्तर प्रदेश को नई बुलंदी दे रहा है। ये धार्मिक आयोजन मुनाफा के लिए नहीं होते हैं। हमारे मुख्यमंत्री क्या कह रहे हैं कि 2 लाख करोड़ का व्यापार होगा और व्यापारी वो मर रहा है। व्यापारी घाटे में चला गया, जिन्होंने दुकानें ली वो उनका काम नहीं हुआ। योगी का दावा है कि पूरी दुनिया के श्रद्धालुओं को आज काशी, अयोध्या और प्रयागराज अपनी ओर खींच रहे हैं। इन 35 दिनों के अंदर 700 से अधिक तो यानी रूटीन की फ्लाइट वहां 40 हैं प्रयागराज के लिए, वो चली रही हैं। 700 से अधिक नए वहां पर इस दौरान चार्टर्ड उतरे हैं। प्रतिदिन सैकड़ों मेला स्पेशल के रूप में रेलवे को ट्रेन चलानी पड़ रही है। 14,000 परिवहन निगम की बसेज का बेड़ा उत्तर प्रदेश सरकार के पास है, ये भी चल रही है। दरअसल सीएम योगी लखनऊ में युवा उद्यमियों को संबोधित कर रहे थे जब उन्होंने ये बयान दिया। उत्तर प्रदेश का बजट सत्र कल से शुरू होने जा रहा है, जिसको लेकर यूपी सरकार ने अब अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। तो वहीं विपक्ष भी महाकुंभ हादसे समेत कई मुद्दों पर योगी सरकार को घेरने की तैयारी में दिख रहा है। हालांकि इस बार योगी सरकार का ये बजट कई मायनों में सुपर बजट हो सकता है। और बजट सत्र शांतिपूर्ण ढंग से चले, इसके लिए सीएम योगी ने विधानसभा में सर्वदलीय बैठक की, जिसमें सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष के तमाम नेता शामिल हुए और विपक्ष से बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाने की अपील की। यूपी का बजट सत्र 18 फरवरी से 5 मार्च तक चलेगा, जिसमें बीच में 5 दिन की छुट्टी भी है। सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने सरकार से छुट्टी में भी सत्र चालू रखने की मांग उठाई है। वैसे इस बार 20 फरवरी को पेश होने वाले यूपी सरकार के बजट का आकार बार बढ़ सकता है और ऐसी उम्मीद है कि ये 8 लाख करोड़ से 8.15 लाख करोड़ रुपए तक जा सकता है। यूपी सरकार इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और नए एक्सप्रेसवे के लिए खजाना खोल सकती है। दरअसल यूपी में एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक गलियारा बनाने का काम 28 जिलों में 29 जगहों पर शुरू करने की योजना है। यूपी सरकार तो ये दावा कर रही है कि इस बार का बजट मील का पत्थर साबित होगा, जबकि विपक्ष इस सत्र में सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुका है। कर रही है इस बार के बजट में आप देखेंगे कि एक डेवलपमेंट का जो माइलस्टोन होता है वो स्थापित होगा और सर्वांगीण विकास, चतुर्मुखी विकास के लिए हम प्रतिबद्धता के ढंग से आगे बढ़ रहे हैं। ना देंगे
और जो महाकुंभ का में लोगों की भगदड़ से मौत हुई, जो सरकार रोज बता रही है करोड़ों लोग नहाए, वो सरकार आज तक बता नहीं पाई कि कितने लोगों की मौत हुई। हालांकि समाजवादी पार्टी ने पहले से ही महाकुंभ समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की योजना बना ली है। एसपी के विधायक कल पहले चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के सामने धरना देंगे, उसके बाद कार्रवाई में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के संभल में हुई हिंसा के बाद तमाम आरोपी फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। लेकिन इन सब के बीच AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया और यह आरोप लगा दिया कि संभल के लोगों में डर का माहौल बना दिया गया है, जिससे लोग पलायन कर गए। पहले हम आपको ओवैसी का वो बयान बताते हैं जो उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा। संभल में इतना डर और जुल्म का माहौल बना दिया गया है कि लोग घर छोड़ने को मजबूर हैं। सरकार को संभल के मुसलमानों को निशाना बनाना और उन्हें इज्तिमाई सजा देना बंद करना होगा। पुलिस और प्रशासन ये बात खुद मान रही है कि मुसलमानों का जबरन पलायन हो रहा है। लेकिन संभल को लेकर जो आरोप ओवैसी ने लगाए हैं उसकी हकीकत भी दिखाते हैं। संभल में ग्राउंड जीरो पर जब जी मीडिया की टीम पहुंची तो कुछ घरों में ताले लगे जरूर मिले। कुछ लोगों के घरों के बाहर दस्तक देने के बाद भी लोगों ने दरवाजे नहीं खोले, लेकिन बाकी शहर में चहल पहल देखने को मिली। दरअसल पिछले साल नवंबर में हुई हिंसा के बाद से फरार आरोपियों के पोस्टर पुलिस ने लगा दिए थे। लगभग 72 से ज्यादा ऐसे आरोपी हैं जिनकी तलाश पुलिस कर रहे हैं। इनकी तस्वीरें CCTV में तो कैद हो गई, लेकिन इसके नाम, पता और इसके एड्रेस के बारे में पुलिस को जानकारी नहीं थी, इसलिए ऐसे लोगों के पोस्टर लगाए गए। कुछ ऐसे भी आरोपी हैं जिनके बारे में पुलिस को जानकारी तो है, लेकिन पुलिस के खौफ और डर से वो फरार हो चुके हैं। अब पुलिस ने भी ओवैसी के आरोपों पर जवाब दिया। संभल के पुलिस अधीक्षक का दावा है कि वही परिवार फरार हैं जो हिंसा के आरोपी हैं। किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आई है। वही लोग जिन लोगों को 24 नवंबर की हिंसा में सम्मिलित थे, उन्हीं के परिवार जन हैं, वो अपने बच्चों को लेके या जिन्होंने पत्थरबाजी की थी वही लोग गायब हैं। उसके अलावा कोई भी व्यक्ति यहाँ से गायब नहीं है। पुलिस का दावा है कि हिंसा में करीब 2500 लोग शामिल थे, जिसमें अभी 79 लोग ही अरेस्ट हुए हैं। बाकी लोग अभी भी फरार चल रहे हैं। संभल हिंसा के बाद से ही यूपी की योगी सरकार एक के बाद एक नए कदम उठा रही है। पहले संभल के तीर्थ स्थलों की खोज शुरू हुई और उसके बाद जामा मस्जिद इलाके में नई पुलिस चौकी का निर्माण किया गया। और अब योगी सरकार संभल की सुरक्षा और चाक चौबंद करने की तैयारी में है, जिसके लिए संभल शहर में पुलिस चौकियों के निर्माण के साथ साथ अब जिला पुलिस मुख्यालय बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। और सूत्रों के हवाले से ऐसा दावा किया जा रहा है कि बहजोई स्थित पुलिस मुख्यालय को संभल शिफ्ट किया जा सकता है, जिसके लिए शासन ने एक हाई लेवल कमेटी भी गठित की है, जिसकी सिफारिश पर पुलिस मुख्यालय को लेकर यूपी सरकार बड़ा फैसला ले सकती है। दरअसल पिछले साल 24 नवंबर को संभल में हुई हिंसा के बाद कानून व्यवस्था को देखते हुए जिला मुख्यालय बनाने की मांग उठी थी। अपनी जांच रिपोर्ट जाकर के वो यूपी सरकार को सौंपेगी, जिसके बाद इस बात को बिल्कुल तय माना जा रहा है कि संभल जिला मुख्यालय संभल में स्थापित किया जाएगा। हालांकि हिंसा के बाद जामा मस्जिद के पास एक पुलिस चौकी का निर्माण किया गया है। साथ ही 3 और पुलिस चौकियों के निर्माण के लिए जमीन चिन्हित की जा चुकी है, जिसका निर्माण भी जल्द पूरा हो सकता है। उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर के खिलाफ लड़ाई तेज होती जा रही है। मैदान से पहाड़ तक लोग स्मार्ट मीटर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऊधम सिंह नगर में भी ऐसा ही प्रदर्शन देखने को मिला। पब्लिक के कंधों पर सरकार के फैसले का जनाजा है। स्मार्ट मीटर के खिलाफ विरोध का उत्तराखंडी स्टाइल। गुस्से का आलम यह कि जनता ने अर्थी सजाई और स्मार्ट मीटर के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए शव यात्रा निकाली, जिसकी अगुवाई खुद विधायक तिलक राज बेहड़ कर रहे थे। विरोध के ये सुर ऊधम सिंह नगर से निकलकर पूरे उत्तराखंड में सुनाई दे रहे हैं। जैसे बिहार में स्मार्ट मीटर के खिलाफ बवाल छिड़ा था, वैसा ही संग्राम उत्तराखंड में शुरू हो चुका है। हम यहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं, फिर कल रुद्रपुर में होगी, विधानसभा के अंदर होगी। मुझे खुशी है कि रामनगर, जसपुर, उत्तराखंड में कई शहरों में लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद कई लोगों के साल में 15 बार बिल आ रहे हैं, जबकि कुल 12 महीने ही होते हैं। ज्यादा बार बिल देकर फिक्स चार्ज के नाम पर वसूली हो रही है। यही वजह है कि पूरे उत्तराखंड में स्मार्ट मीटर के खिलाफ जनता का विरोध आंदोलन की शक्ल लेता जा रहा है। पाकिस्तान की ओर से लगातार हो रही फायरिंग और सीज फायर उल्लंघन के बीच भारतीय सुरक्षा बलों की मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, ताकि सीमा पार से किसी भी नापाक चाल का मुंहतोड़ जवाब दिया जा सके। लगातार बढ़ती हलचल के बीच जी न्यूज की टीम नौशेरा सेक्टर में LOC के पास ग्राउंड जीरो पर पहुंची, ये जानने के लिए कि बॉर्डर पर आखिर हालात क्या हैं।
लेकिन हमारे कैमरे पर भारतीय जवानों की जो तैयारियां कैद हुई वो इस बात का इशारा है कि पाकिस्तान की हर हरकत पर दोगुने पलटवार की तैयारी है। कहीं न कहीं उसने एलओसी पर यहाँ पर अपनी गतिविधि जो है बढ़ाई है, पर उसकी नापाक साजिशों को यहाँ पर विफल करने के लिए लगातार हमारे जो सुरक्षा बल के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं। सीज फायर उल्लंघन की घटनाओं के बाद चप्पे चप्पे पर जवानों का पहरा है। अत्याधुनिक हथियारों से लैस ये जवान किसी भी दुश्मन को पल भर में मौत की नींद सुलाने में सक्षम है। आप देखिए इन जवान के हाथ में जो वेपन है ये AKM सीरीज वेपन है और इसमें एक UBGL जो इंस्टॉलर है वो भी यहाँ पर फिट किया हुआ है, यानी कि जब भी अगर यहाँ पर इनको दुश्मन दिखता है तो उसी समय उसे मार गिराने में यहाँ पर कामयाबी हासिल करेंगे। दरअसल फरवरी महीने में ही पाकिस्तान करीब 5 बार सीज फायर तोड़ चुका है, जिसके बाद भारतीय जवानों ने चौकसी बढ़ा दी है। हमारे सुरक्षा बल 2400 घंटे यहाँ पर तैनात है। आप देख सकते हैं इस समय हम नौशहरा सेक्टर में मौजूद हैं, LOC के बिल्कुल नजदीक, और यहाँ पर लगातार सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन है वो चल रहा है और पाकिस्तान की हर हरकत पर पूरी नजर जो है वो यहाँ पर रखी गई है। दरअसल चेरिकोट 2 POK ब्रिगेड रावलकोट के 24 AK बटालियन के सैनिकों ने गुलपुर में छोटे हथियारों से 18 राउंड फायर किए थे, जिसके जवाब में भारतीय जाबाजों ने 60 राउंड फायर कर मुंहतोड़ जवाब दिया था। आक्रमण के खिलाफ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में लगातार बुलडोजर एक्शन जारी है। दोनों राज्यों में सरकार अब योगी मॉडल पर काम कर रही है। देवभूमि में लगातार हो रहे अवैध निर्माण के खिलाफ मुख्यमंत्री धामी का प्रदेश के अलग अलग इलाकों में बुलडोजर एक्शन शुरू हो चुका है। और हरिद्वार में एक के बाद एक कई इलाकों में अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। पिरान कलियर के बाद रुड़की विकास प्राधिकरण की टीम भगवानपुर इलाके में बुलडोजर लेकर पहुंची, जहां अवैध रूप से कॉलोनी बनाने के लिए प्लॉटिंग की गई थी और बुलडोजर के जरिए अवैध प्लॉटिंग के एक निर्माण को ध्वस्त कर दिया गया। प्राधिकरण की टीम ने कॉलोनी के लिए बनाई गई सीमेंट की सड़क को पीले पंजे से जड़ से उखाड़ने का और कई एकड़ में की गई प्लॉटिंग को तहस नहस करके पूरे इलाके को मैदान बना दिया। रुड़की प्राधिकरण ने अवैध रूप से विकसित की जा रही कॉलोनी और प्लॉटिंग को लेकर पहले से नोटिस भी दिया था। इसके बावजूद भी लगातार काम जारी था, जिसकी वजह से रुड़की प्राधिकरण ने सख्त रुख अख्तियार किया और बुलडोजर एक्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया। महाराष्ट्र के डोंबिवली में करीब 6,500 परिवार बेघर होने वाले हैं। कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में फर्जी दस्तावेज जमा कर महारेरा सर्टिफिकेट हासिल करने वाली 65 इमारतें कार्रवाई के घेरे में आ गई हैं। और अब बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन इमारतों को जमींदोज किया जाएगा। डोंबिवली कोपर स्थित साई गैलेक्सी की बिल्डिंग के निवासियों की याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद लोग हताश हो गए हैं। इन इमारतों में रहने वाले लोगों का कहना है कि लाखों रुपए कर्ज लेकर घर खरीदा गया, लेकिन वो बेघर होने को मजबूर हैं। आरोपों के मुताबिक कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका में 65 इमारतों का पता चला है, जिन्हें फर्जी दस्तावेज जमा कर महारेरा का सर्टिफिकेट हासिल कर लिया। इस गैलेक्सी बिल्डिंग की 65 इमारतों में करीब 6,500 परिवार रहते हैं। साई गैलेक्सी बिल्डिंग को 2019 में डेवलपर्स ने बनाया था और 2023 में पहली बार यहां के निवासियों को फ्लैट अवैध होने का नोटिस मिला था। इस बारे में अधिकारियों से जब सवाल पूछा गया तो कोई ठोस जवाब नहीं मिला, लेकिन अब जब इस बिल्डिंग पर कार्रवाई की तलवार लटक रही है तो हम कहां जाएं? जी एंटरटेनमेंट के CEO पुनीत गोयनका ने आज जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी के साथ बातचीत की और उस इंटरव्यू में मुनाफे से जुड़े सवाल का बड़े ही रोचक अंदाज में जवाब दिया। पुनीत गोयनका ने यह भी बताया कि मर्जर प्लान के चलते बढ़ी कॉस्ट का ऑप्टिमाइजेशन कैसे होगा। अब आपने कंपनी की परफॉर्मेंस की बात की, आपने बताया भी किस तरह से 60% आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़कर आई है, कैसे क्या कुछ किया है, क्योंकि जो मैंने सुना है और देखा है कि कुछ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की है आपने, कॉस्ट कंट्रोल की है और कुछ रेवेन्यू बढ़ाने के काम भी। जरा एक बार अपने शेयर होल्डर्स को समझाएं कि क्या कुछ बदला है पिछले 1 साल में जी में। हमने 1 साल पहले हम इस कंपनी को बना रहे थे मर्जर के हिसाब से, राइट, तो उसके चलते काफ़ी कॉस्ट बढ़ गई थी। तो हमने सबसे पहला स्टेप तो यही लिया जो आपने एकदम सही पकड़ा है कि कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन की हमने। तो पहले 6 महीने 7 महीने उसमें लगे हमको, तो सितंबर अक्टूबर तक हमने पूरी कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन को कंप्लीट कर लिया। अब हम इस पे फोकस कर रहे हैं कि हम आगे ग्रोथ कैसे लेके आए। उसके हमारे 3 पिलर्स हैं। ओके। और हमारे 3 पिलर्स हैं, एक तो कंटेंट का मोनेटाइजेशन,
और तीसरा है फ्रूगैलिटी, मतलब सही दाम पे हम बिजनेस कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारे 3 पिलर्स हैं जिस पे हम काम कर रहे हैं। आज दिल्ली एनसीआर वालों की नींद सुबह भूकंप के झटकों के साथ खुली। भूकंप की जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि इसका केंद्र भी दिल्ली ही था और जहां भूकंप का केंद्र होता है उसके आसपास के इलाकों में सबसे ज्यादा असर दिखाई देता है। हालांकि 5 से कम तीव्रता वाले भूकंप के झटकों से बड़ा नुकसान नहीं होने की संभावना रहती है, लेकिन इस बीच 2 सवाल जरूर खड़े होते हैं। पहला ये कि आखिर दिल्ली एनसीआर में भूकंप के झटकों के वाकये क्यों बढ़ रहे हैं और क्या भविष्य के लिए एक बड़ी चिंता का विषय बन सकता है। सवाल ये भी उठ रहा है कि अगर रिक्टर पैमाने पर इससे भी भयानक ज़लज़ला दिल्ली में आया तो फिर देश की राजधानी पर कितना असर पड़ेगा। दरअसल दिल्ली एनसीआर का इलाका सिस्मिक जोन 4 में आता है और यही वजह है कि उत्तर भारत के इस क्षेत्र में भूकंप की आशंका ज्यादा रहती है। और एक्सपर्ट सिस्मिक जोन 4 में आने वाले भारत के सभी बड़े शहरों की तुलना में दिल्ली में भूकंप की आशंका ज्यादा बताते हैं, क्योंकि इस भूकंप का केंद्र भी दिल्ली का धौला कुआं था। ऐसे में यहाँ लोगों को भूकंप के तेज झटके महसूस हुए। धौला कुआं के झील पार्क इलाके में तो तेज झटकों से पेड़ों की जड़ से उखड़ने का दावा भी किया गया, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई। ये भूकंप दिल्ली में जमीन से 5 किलोमीटर की गहराई में था, जिसका असर दिल्ली और एनसीआर के अलग अलग इलाकों में हुआ। 4 पॉइंट जो अर्थक्वेक हुआ है वो धौला कुआं में हुआ है, जो आपका जो झील पार्क है, और 2007 में 4.6 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ था। तो इसलिए ये बहुत से अर्थक्वेक 420 अर्थक्वेक 1990 से उस जोन में हो रहा है। भूकंप के तेज झटकों से दिल्ली एनसीआर वालों की नींद उड़ गई। इसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 4 मापी गई, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई वो डराने वाली थी। बिजली के तार और खंभे हिलते हुए दिखाई दिए, घरों में बेड और पंखे हिलने लगे, जिससे लोग दहशत में आ गए। जब पलंग हिला और पंखे हिलने लगे तब जाके पता लगा, महसूस हुआ वास्तव में कि हाँ ये भूकंप है। मैं सुबह 5:30 बजे सो रहा था, अचानक मुझे लगा मेरा पलंग किसी ने धक्का मार के हिलाया जोर की। एकदम मैं उठा, मेरे परिवार के बच्चे भी छोटे छोटे उठ गए। भूकंप के झटके बिहार के पटना, सिवान समेत कई इलाकों में भी महसूस किए गए, लेकिन दिल्ली और आसपास के इलाके सिस्मिक जोन के हिसाब से काफी खतरे में रहते तो हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि दिल्ली की भौगोलिक स्थिति हिमालय के नजदीक है। जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी भारत के इलाके भूकंप के हिसाब से सबसे ज्यादा खतरनाक इलाकों में आते हैं। चूँकि दिल्ली की दूरी उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जैसे इलाकों से काफी नहीं है, इसलिए यहाँ पर हिमालय के क्षेत्र में आने वाले बड़े भूकंप का असर ज्यादा रहने की आशंका होती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि दिल्ली भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदा से निपटने के लिए कितनी तैयार है, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली एनसीआर में धड़ल्ले से निर्माण चल रहा है, उससे यहाँ की धरती खोखली होती जा रही है। उत्तर प्रदेश के अमेठी में मुस्लिम मोहल्ले में फिर एक शिव मंदिर मिला है। दावा है कि 120 साल पुराने इस मंदिर पर गैर समुदाय ने अतिक्रमण कर लिया था और 20 साल से इस मंदिर में पूजा अर्चना नहीं हो पाई थी। यानी पूरे 20 साल बाद मंदिर फिर हर हर महादेव के नारों से गूंज उठा, तो शिव प्रेमियों के चेहरे खिल उठे। 20 साल के लंबे इंतजार के बाद आज कड़ी सुरक्षा के बीच पूजा अर्चना हुई, तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। हर हर महादेव के जयकारों से पूरा मंदिर भक्ति में हो उठा। इस दौरान पूरे इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्र में पीएसी सहित भारी पुलिस बल तैनात किया गया। इस मंदिर को 120 वर्ष पुराना एक दलित परिवार के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था, लेकिन कुछ वर्षों बाद इस पर गैर समुदाय के लोगों द्वारा अतिक्रमण कर लिया गया था। आज लगभग 20 वर्षों बाद इस पर पुनः पूजा अर्चना होने जा रही है। दरअसल मुसाफिर खाना के औरंगाबाद गांव में स्थित ये शिव मंदिर बेहद प्राचीन और ऐतिहासिक है। एक दलित परिवार ने लगभग 120 साल पहले मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन वक्त के साथ दूसरे समुदाय का अतिक्रमण बढ़ता गया और धीरे धीरे मंदिर वीरान हो गया। लेकिन 20 सालों बाद महादेव का ये धाम भी हर हर महादेव के उद्घोष से गुंजायमान हो उठा। मध्य प्रदेश काडर के सीनियर आईएएस अधिकारी नियाज खान अपने बयान को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। इस बार नियाज खान ने इस्लाम धर्म को लेकर टिप्पणी की तो भोपाल के मुसलमान भड़के हुए नजर आए। नियाज खान ने अपनी टिप्पणी में कहा कि इस्लाम धर्म अरब देशों से निकला है और सभी भारतीयों का डीएनए एक है। इस्लाम अरब से निकला है, सभी को पता होगा, वो पता होगा सऊदी अरब से निकला है, बाद में फैला 57 देशों पर। जेनेटिक कारण होता है, जब जीन्स की जांच करवाएंगे तो आपके जीन्स के मैचिंग सऊदी अरब या कुवैत से कभी नहीं होगा, आपका जीन्स हमेशा भारत से मैच करेगा। लेकिन नियाज खान के इस बयान से मुस्लिम समाज के लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। जिस तरीके से नियाज खान ने ये बयान दिया है, इस्लाम वो इसमें बहुत सारा बड़ा बयान दिया है उनका, और वो उनकी आदत है बयान देते रहते हैं, ट्वीट करते रहते हैं।
दरअसल खुद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा था कि 40,000 साल पहले से भारत के सभी लोगों का डीएनए वही है जो आज के लोगों का है और हम सभी के पूर्वज एक हैं। उन्हीं पूर्वजों के कारण हमारा देश फला फूला, हमारी संस्कृति बनी रही। लेकिन अब नियाज खान के बयान से मुस्लिम समाज में भी नई बहस छिड़ सकती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जामा मस्जिद इलाके में बनी मार्केट में हिंदू दुकानदारों के खिलाफ साजिश रची जा रही है और ऐसा दावा किया जा रहा है कि हिंदुओं को इस बाजार से पलायन करने पर मजबूर किया जा रहा है। ये चमचमाता मार्केट भोपाल के बीचों बीच मौजूद है। सामने जामा मस्जिद है जिसकी मार्केट का संचालन वक्फ बोर्ड की कमेटी ओकाफे शाही करती है। लेकिन अब यहाँ किराए पर लेकर दुकान चला रहे हिंदू दुकानदारों के सामने नई मुश्किल खड़ी हो गई है। ये जो पूरा एरिया आप देखेंगे तो ये जामा मस्जिद है और इसके आसपास तकरीबन 150 के आसपास दुकानें हैं। मोस्टली ये जो मार्केट है वो हिंदुओं का है। कई बरसों से, कई पुश्तों से हिंदू यहाँ पर दुकान लगा रहे हैं, लेकिन अब उनको मजबूर किया जा रहा है कि वो यहाँ से दुकान छोड़कर चले जाएं। हिंदू दुकानदारों का आरोप है कि जामा मस्जिद कमेटी चाहती है कि हिंदू दुकानदार यहां से परेशान होकर भाग जाएं और यहां पर एक विशेष वर्ग की मार्केट बनाई जाए। इनका आरोप है कि किसी की दुकान पर थूका जा रहा है तो वक्फ कमेटी दुकानदारों को मजबूर कर रही है कि वो अपनी दुकानों में मुस्लिमों को ही काम पर रखे। इतना ही नहीं, गाइडलाइन तोड़कर किराया बढ़ाया जा रहा है। अब मजबूर होकर इन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखी है। ये पत्र में ये औकाफ शाही करके एक संस्था है, वो औकाफ शाही संस्था जो है यहाँ के व्यापारियों को और प्रतिष्ठित व्यापारियों को निरंतर परेशान कर रही है। वो उनके एग्रीमेंट में ये लिखा हुआ है कि हम 5% किराया बढ़ाएंगे, तो वो 5% किराए को छोड़ के आज 10%, 15%, जब भी कोई सचिव आता है वो नई नई बात करता है। प्रयागराज महाकुंभ अब समापन की ओर है। समापन से पहले एक बार फिर महाकुंभ अपने पूरे शबाब पर नजर आ रहा है। सनातन की भव्यता पूरी दुनिया देख रही है। संगम तट पर लाखों श्रद्धालु पहुंचकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। अब तक करीब 53 करोड़ लोग प्रयागराज संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और ये सिलसिला अभी थमा नहीं है, क्योंकि दुनिया भर से श्रद्धालुओं का सैलाब प्रयागराज की तरफ लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज महाकुंभ जैसे जैसे समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, वैसे वैसे संगम नगरी प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ और ज्यादा बढ़ने लगी है। देश और दुनिया को लाखों श्रद्धालु हर रोज संगम तट पर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। सुबह से ही संगम तट पर जबरदस्त भीड़ है। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है। देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए। कल वीकेंड होने पर करीब 1.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई थी। बीते 2 दिनों से संगम में 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। आलम यह है कि अब तक इस महाकुंभ में 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और संगम तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। माना जा रहा था कि प्रयागराज संगम में अब श्रद्धालुओं की भीड़ कम हो जाएगी, लेकिन इससे उल्टा प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। आस्था का सैलाब किस कदर उमड़ा है, इसका अंदाजा इन ड्रोन तस्वीरों को देखकर लगाया जा सकता है, जिसमें संगम घाट पर हर तरफ भीड़ ही भीड़ दिखाई दे रही है। महाकुंभ के समापन होने तक 60 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। तस्वीरों से साफ है कि आने वाले 10 दिनों में संगम में श्रद्धालुओं का आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि प्रयागराज में हर तरफ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। दिल्ली में हादसे के बाद भी रेलवे स्टेशन पर भीड़ कम नहीं हो रही। अभी भी कई राज्यों के रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। रेलवे स्टेशन के अलावा कई जगहों पर सड़कों पर भी महाजाम देखने को मिल रहा है। ये 5 तस्वीरें देखिए। प्रयागराज, वाराणसी, पटना, कटनी और आसनसोल। इस भीड़ से अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में हुई भगदड़ के बाद प्रशासन ने कितना सबक लिया है। दिल्ली रेलवे स्टेशन में मची भगदड़ के बाद कितना सबक लिया, ये 5 तस्वीरें बयां कर रही है। मध्य प्रदेश के कटनी रेलवे स्टेशन की तस्वीर देखिए। यहाँ अचानक प्रयागराज जाने वाली सारनाथ ट्रेन को डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके बाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर यात्रियों का गुस्सा देखने को मिला। तो वहीं पश्चिम बंगाल के आसनसोल रेलवे स्टेशन पर भी प्रयागराज जाने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुट गई। आलम यह रहा कि रविवार को जब प्रयागराज होते हुए मुंबई जाने वाली ट्रेन आसनसोल स्टेशन पर पहुंची, तो भीड़ ट्रेन में चढ़ने के लिए दौड़ पड़ी, जिससे हालात बेकाबू हो गए। यानी कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए श्रद्धालु किसी भी कीमत पर प्रयागराज पहुंचना चाहते हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या रेलवे स्टेशनों पर इंतजाम काफी है? उधर कैमूर में दिल्ली कोलकाता नेशनल हाईवे पर पिछले 2 दिनों से भीषण जाम की स्थिति बनी हुई है।
महाकुंभ के शाही स्नान के बाद भी सड़कों पर वाहनों का दबाव कम नहीं हुआ है। सड़क पर गाड़ियों की लंबी कतारों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर लोग परेशान हैं। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो अपने इलाज के लिए वाराणसी जा रहे थे, लेकिन जाम लगने के कारण कई घंटों तक सड़क पर फंसे रहे। सबसे हैरानी की बात यह है कि इतना बड़ा जाम हाईवे पर लग जाता है, लेकिन कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या पुलिसकर्मी सड़कों पर नजर नहीं आ रही है। महाकुंभ के समापन से पहले प्रयागराज समेत आसपास के जिलों में सनातन का दिव्य रूप देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में आस्था की डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु आसपास के बड़े धामों का रुख कर रहे हैं। प्रयागराज के साथ साथ अयोध्या और काशी में भी महाकुंभ जैसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। प्रयागराज में डुबकी लगाने के बाद श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के दर्शन के लिए उमड़ रहे हैं। अयोध्या की सड़कें, गलियां पूरी तरह आस्था के सैलाब में डूबी नजर आ रही हैं। हर तरफ जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जय श्री राम के नारों से पूरी अयोध्या नगरी गूंज रही है। में श्रद्धालुओं का जो जन सैलाब है उसको देखते हुए मंदिर में सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक खुला रहता है। वहीं रामलला के दरबार में सुबह से लेकर रात तक श्रद्धालुओं की कतार नहीं टूट रही है। यानी पूरी अयोध्या नगरी श्रद्धालुओं से भर चुकी है। प्रमुख मार्ग ही नहीं, अयोध्या की गलियां भी श्रद्धालुओं से फुल नजर आ रही हैं। ऐसा लग रहा है पूरा प्रयागराज अयोध्या में आ गया है। अयोध्या के साथ साथ बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भी श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ रहा है। लाखों की संख्या में श्रद्धालु भोले बाबा के दर्शन के लिए काशी विश्वनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। काशी की गलियां श्रद्धालुओं से भरी हैं और भीड़ इतनी है कि यहाँ पैर रखने तक की जगह नहीं है। जहाँ तक नजर आए सड़क पर श्रद्धालु ही श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, जिसके चलते मंदिरों में श्रद्धालुओं की कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। हर हर महादेव के नारों से पूरी काशी गूंज रही है। बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन के लिए भक्तों का ये उत्साह कम नहीं हो रहा है। महाकुंभ में सिर्फ आस्था के सैलाब का ही रिकॉर्ड नहीं बन रहा है, बल्कि मेला क्षेत्र में बने केंद्रीय अस्पताल में किलकारियां भी गूंज रही हैं। अमृत स्नान करने पहुंची तमाम महिला श्रद्धालुओं को महाकुंभ की पावन धरती पर मां बनने का सौभाग्य हासिल हुआ। और महाकुंभ एक अनोखे संयोग के कारण भी ऐतिहासिक बन गया है। इस महापर्व के एक महीने में 18 नवजात का जन्म हुआ। सबसे अच्छी बात यह है कि इन सभी बच्चों का जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हुआ और किसी को सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। त्रिवेणी संगम पर मातृत्व का सुख पाकर महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं। बहुत और कोई बच्चे हैं आपके? पहला है। फर्स्ट बेबी है? अच्छा, फर्स्ट बेबी वो भी महाकुंभ के दौरान। ठीक, वैदेही नाम रखा है आपको? धर्म अध्यात्म के समागम में जन्मे इन बच्चों के नाम भी उसी हिसाब से रखे गए हैं। पहला को कुंभ रखा गया, उसके बाद गंगा पैदा हुई, फिर जमुना हुई, सरस्वती हुई, नंदी हुई है और बजरंगी हुए। इस तरीके से वगैरह वगैरह सारे नाम मतलब रखे जा चुके हैं। राधा कृष्ण भी हुए, कृष्णा भी हुए, राधा भी हुई। फिर अमृत के जो जिस दिन जैसे जैसे होते गए उसी हिसाब से हमारे अधिकारी लोगों ने भी सहमति दी इस नाम से। सभी बच्चों का जन्म महाकुंभ मेले में सेक्टर 2 में बनाए गए 100 बिस्तर के सेंट्रल हॉस्पिटल में हुआ है। यहाँ पर आईसीयू से लेकर डिलीवरी रूम तक की हाईटेक व्यवस्था है। सबसे पहले बच्चे का जन्म 29 दिसंबर 2024 को मेले की तैयारियों के दौरान हुआ था। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में पहुंचने को लेकर लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं और हालात तो ऐसे हो गए हैं कि भले ही ट्रेन में पैर रखने की जगह ना हो, फिर भी लोग जान का जोखिम मोल ले रहे हैं। पटना स्टेशन के हालात ऐसे ही नजर आ रहे हैं कि जैसे महाकुंभ जाने की जिद पाले बैठे लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है और इसी वजह से प्रयागराज में एक बार फिर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ नजर आ रही है। प्रयागराज में एक बार फिर से जाम जैसे हालात पैदा हो गए हैं, क्योंकि अब ज्यादातर लोग देश के कोने कोने से अपनी अपनी गाड़ियों से भी प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सनातन आस्था की नई राजधानी प्रभु राम की नगरी अयोध्या श्रद्धालुओं की पहली पसंद बनती जा रही है। सिर्फ श्रद्धालुओं की संख्या ही नहीं, बल्कि चढ़ावे के मामले में भी रोज नए नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या धार्मिक पर्यटन का सबसे बड़ा केंद्र बनकर उभरा है। इसी का नतीजा है कि चढ़ावे के सालाना आय के मामले में राम मंदिर देश का तीसरा सबसे बड़ा धर्म स्थल बन चुका है, जबकि पहले नंबर पर तिरुपति और दूसरे नंबर पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। इस समय राम मंदिर में लगभग 700 करोड़ से ज्यादा सालाना आय हो रही है। राम मंदिर ने वैष्णो देवी, स्वर्ण मंदिर और श्री साई मंदिर को कमाई के मामले में पीछे छोड़ दिया है। जबकि श्रद्धालुओं की संख्या की बात करें तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद से अब तक अयोध्या में 13 करोड़ से अधिक श्रद्धालु और पर्यटक आ चुके हैं। 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हुआ। अयोध्या में रामलला फिर से विराजमान है।
2016-17 में जब प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, तब ये संख्या हुआ करती थी वहां पर मात्र 2,35,000। और 2024 में अगर श्रद्धालुओं की संख्या को हम वहां की दृष्टि से देखेंगे तो ये संख्या लगभग 14 से 15 करोड़ से अधिक श्रद्धालु अकेले अयोध्या धाम में आए। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर से दहेज दानवों की करतूत सामने आई है। लड़की के घर वालों का आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर लड़के के घर वालों ने उनकी बेटी को HIV संक्रमित इंजेक्शन लगा दिए। HIV संक्रमित करना, उसको मारना, पीटना, दहेज की मांग करना, ये आदमी टूट जाता है। परिवार टूट गया है, बिखर गया है, जीते जी मर गया है। अत्याचार ऐसा हुआ कि इसे जानने के बाद हर कोई बस यही कह रहा है कि किसी दुश्मन के साथ भी ऐसा ना हो। इस परिवार पर अत्याचार करने वाले इंसान ही हैं, लेकिन वजह है दहेज। आरोप है कि दहेज लोभियों ने मांग ना पूरी होने पर पहले उस बेटी को टॉर्चर किया, ना जाने कितनी बार उसके साथ मारपीट की। आत्मा फिर भी नहीं तृप्त हुई तो उस बेटी की जान लेने का प्लान बना लिया। पीड़ित परिवार का आरोप है कि आज उसकी बच्ची के साथ मगर इस तरह का माहौल पैदा होता है। HIV संक्रमित करना, उसको मारना, पीटना, दहेज की मांग करना। करीब 2 साल पहले इस परिवार ने बड़ी धूमधाम से अपनी बिटिया की शादी की थी। दहेज में 15 लाख रुपए कैश और एक कार दी गई थी। आरोप है कि इतना कुछ देने के बाद भी दहेज लोभी ससुराल वाले खुश नहीं थे। उन्होंने और 10 लाख रुपए और दूसरी गाड़ी की मांग की। इस बात को लेकर गांव में पंचायत हुई। पंचायत के फैसले के दबाव में ससुराल वालों को बहू अपने घर रखनी पड़ी, लेकिन अब अत्याचार की सीमा बढ़ चुकी थी। अधमरी हालत में जब ये परिवार अपनी बेटी को लेकर अस्पताल पहुंचा तो वहां पता चला कि उनकी बेटी HIV संक्रमित है, जिसके बाद ये मामला पंचायत से उठकर थाने और फिर कोर्ट पहुंच गया है। सहारनपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ दूल्हा और उसका परिवार बस इसलिए बारात नहीं लाया क्योंकि उन्होंने दहेज में जो कार मांगी थी वो नहीं मिली, और शिकायत पर अब ये पूरा का पूरा मामला थाने पहुंच चुका है। जिस घर में शादी की खुशियां थी वहाँ अब बस गम और मातम जैसा माहौल है। बेटी की शादी 16 फरवरी को होनी थी, लेकिन बारात नहीं आई। शादी वाले दिन पूरा परिवार बेटी और रिश्तेदारों के साथ गेस्ट हाउस में मौजूद था और बारात का इंतजार कर रहा था। समय हो गया था लेकिन बारात नहीं आई तो लड़की के भाई ने दूल्हे के घर वालों को कॉल किया और उनकी बात सुनकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि अब दूल्हे को दहेज में ब्रीजा कार चाहिए थी। प्लेस में बारात आनी थी, ठीक है जी, और बारात न आने का कारण उन्होंने ब्रीजा गाड़ी की डिमांड कर दी। लड़की के भाई ने दूल्हे और उसके घर वालों को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जिद पर अड़े रहे और उन्हें दहेज में वो ही कार चाहिए जिसकी अब वो डिमांड कर रहे हैं। पहले भी बात हुई जी? नहीं, कुछ नहीं बात हुई थी, अचानक से जी अचानक से उन्होंने डिमांड। दहेज की डिमांड पूरी कर पाना लड़की के परिवार के लिए संभव नहीं था और दूल्हा बारात लेकर नहीं आया। बेटी की शादी नहीं होने से पूरे परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। लड़की के घर वालों ने दूल्हे सरफराज और उसके पिता के खिलाफ थाने में दहेज उत्पीड़न की शिकायत की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बीजेपी जिला अध्यक्ष जन्मदिन मनाने पर विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि इस दौरान उन्होंने तलवार से केक तो काटा ही, साथ ही सड़क पर डीजे लगाकर उसे जाम कर दिया। जश्न का माहौल है, सड़क पर लोगों की भीड़ भी है और डीजे पर गाना भी बज रहा है। ये गाना किसी और के लिए नहीं बल्कि बीजेपी के दबंग जिलाध्यक्ष रविंद्र यति के लिए है, क्योंकि नेताजी का जन्मदिन है। जब इतने शाही अंदाज में स्वागत हो रहा है तो फिर क्या था, रविंद्र यति भी अपनी रंगबाजी में आ गए और अपना जलवा दिखाने लगे, जिसका अंदाजा आप इस तस्वीर से ही लगा लें। नेताजी ने हाथ में तलवार लेकर अपने समर्थकों के साथ फिर केक काटा। इस दौरान सड़क पर जाम की स्थिति भी देखी गई, लेकिन जन्मदिन के जोश में रविंद्र यति इतने थे कि वो शायद इससे जानबूझकर बेखबर दिखे। रविंद्र यति एक के बाद एक 4 बार तलवार से केक काटते रहे। अब रविंद्र यति पर बीजेपी नेतृत्व क्या एक्शन लेगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन अब ये वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग तरह तरह के कमेंट लिख रहे हैं कि बीच सड़क पर उन्हें जन्मदिन मनाने की परमिशन किसने दी। सरदर्द हो या बदन दर्द, विक्स, वेपोरब या आयोडेक्स का इस्तेमाल लगभग सभी करते हैं, और अगर नहीं कर रहा तो आप ज्यादातर ये सोचते हैं कि कहीं दर्द हो, जुकाम हो तो इसका इस्तेमाल कर लें। लेकिन बिहार से जो खबर आई है वो विक्स और आयोडेक्स का इस्तेमाल करने वालों को सावधान करने वाली है। यहाँ एक शख्स घर में नकली आयोडेक्स और विक्स वेपोरब की फैक्ट्री चला रहा था। जब अफसरों ने यहाँ छापेमारी की तो अवैध फैक्ट्री का नकली इंतजाम देखकर हर कोई दंग रह गया।
ये तस्वीरें उसी नकली विक्स वेपोरब फैक्ट्री की हैं जहां पप्पू मंडल नाम का शख्स दर्द की दवा के नाम पर बीमार का इंतजाम बनाता था और उसे मार्केट में सप्लाई करता था। पुलिस ने इंग्लिश मोड़ स्थित एक घर से भारी मात्रा में नकली विक्स बनाने का कच्चा माल, डिब्बे और स्टिकर बरामद किए हैं। पप्पू मंडल के घर से विक्स वेपोरब के 730 बॉक्स मिले। हर बॉक्स में 12 पीस पैक थे। इसके अलावा 20,210 विक्स वेपोरब के डिब्बे, 1,720 स्टिकर और लगभग 15 किलो केमिकल भी बरामद हुआ। यानी इतना सामान कि हजारों पैकेट नकली प्रोडक्ट बनाए जा सकते थे। और ये नकली विक्स या आयोडेक्स अगर कोई गलती से इस्तेमाल कर लेता तो दर्द जाता या ना जाता, एलर्जी सहित तमाम दूसरी बीमारियों का इंतजाम जरूर हो जाता। नकली विक्स वेपोरब वगैरह मतलब कि अमरपुर थाना के द्वारा जब्त किया गया है। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर नकली चीज़ जो हम ले रहे हैं तो जो हम जिस काम के लिए ले रहे हैं उससे तो हमको फायदा नहीं होगा, और वो अगर केमिकल बेस्ड होगा तो हमारे लिए मतलब कि वो स्किन इन्फेक्शन वगैरह की मतलब कि उसे शिकायत हो सकती है। तो यानी नकली विक्स और आयोडेक्स न सिर्फ कंपनी को नुकसान पहुंचा रहा था बल्कि सेहत से भी खिलवाड़ हो रहा था। गुप्त खबर पर दोनों प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनियों की कॉपीराइट टीम ने पुलिस की मदद से इस नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ कर दिया। अगर आप ऑटो का सफर करते हैं तो अमूमन उसमें 4 या 5 लोगों को बैठे हुए आपने देखा होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के झांसी में एक ऑटो ड्राइवर ने इतनी सवारियां ठूस कर बैठा दी कि पुलिस भी इस संख्या को देखकर हैरान रह गई। चेकिंग कर रहे दारोगा ने जब ऑटो रोककर गिनती शुरू की तो उसमें 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि ड्राइवर समेत 19 लोग सवार थे। रात के समय पुलिस इलाके में गश्त कर रही थी, तभी एक ऑटो आता दिखा। दारोगा ने ऑटो रोका और उसमें बैठे लोगों को देखा तो वो हैरान रह गया। वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि दारोगा ने ऑटो में बैठे लोगों की गिनती की, जिसमें 10 सवारियों को ड्राइवर की पीछे वाली सीट से उतरते देखा जा सकता है। फिर दारोगा ने ड्राइवर के साथ बैठे लोगों की गिनती की तो 6 लोग और उतरते हैं, जिनकी गिनती कर वहाँ मौजूद पुलिसकर्मियों का सर चकरा गया। दारोगा ने सभी सवारियों को खड़ा किया। बताया जा रहा है कि पुलिस ने ऑटो को सीज कर दिया है, साथ ही ट्रैफिक रूल्स तोड़ने पर ड्राइवर का चालान भी काटा है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर चोरों का आतंक देखने को मिला है। इस बार चोरों ने एक मकान की छत पर रखे 400 कबूतर चोरी कर लिए, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। छत पर पिंजरे लगे हुए हैं और उन्हें पालने वाला व्यापारी इधर उधर ढूंढ रहा है, लेकिन उसे कबूतर नहीं मिले बल्कि उनके अंडे जरूर मिले। व्यापारी 20 साल से कबूतर पालने का व्यापार कर रहा है। एक दिन पहले चोर बगल के मकान में रखी बांस बल्ली के सहारे उनकी छत पर पहुंचे। चोरों ने पिंजरे में पाले गए सभी कबूतरों को चुरा लिया। व्यापारी जब अगले दिन कबूतरों को दाना डालने छत पर गए तो उन्हें एक भी कबूतर नहीं मिला, जिस पर व्यापारी ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, लेकिन उसके हाथ कोई कामयाबी नहीं लगी। बताया जा रहा है कि कबूतरों की कीमत 10 लाख से भी ज्यादा है, जिसमें कुछ खास किस्म और जाति के थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन चोर है जो व्यापारी के इन कबूतरों को उड़ा ले गया।